हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। Good morning, guys. Am I audible to all? Kalai Valakkam, good morning, Namaskar, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna, Assalamu alaikum. Kalai Valakkam. मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म कर दें। ओके, ऑल राइट, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशंस। मेरा पेन टेबलेट कहाँ चला? ओके, कल हम कहाँ पहुँच गए थे? थोड़ा सा हमें बता। ओके 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 ओके, कल हमने जो देख लिया था
I think yesterday we have seen the role of the बलबन in the दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत में हमने बलबन के रोल को देख लिया था. इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए वैसे. और ये हमने देखा था कि भाई कि सभी लोग टाइम पे आ जाएंगे और दरबारी ऑनलाइन क्लास की मर्यादा का पालन करेंगे. और ऑनलाइन क्लास की मर्यादा यही कहती है कि हमें बलबन जो है वो कुछ सिखा कर चला गया है. और हमने सजदा किया अभी अभी, ठीक है, और हमने एक दूसरे को सजदा किया है. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अभिनंदन. और ये सजदा वाली प्रथा भी हमने सीख ली है. और हमने बंगाल में विद्रोह देखा है. और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हमें इनके बीच में थोड़ा सा एक कंपैरिजन भी देखना है. दिस इज पॉइंट ऑफ व्यू, द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है. देखिए, द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द कंपैरेटिव एस्टिमेट्स ऑफ द बलबन द इल्तुतमिश. देखिए, दोनों के दोनों जो है वो खास रूलर थे. और इनकी खास बात क्या थी वो थोड़ा सा हम कंपैरेटिव वे में देखेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है. तो तुलना, कंपैरिजन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस. जो परिस्थितियां हैं उनके आधार पर जो है वो हम करते हैं. इसके अलावा उनकी अचीवमेंट्स क्या हो सकती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, एंड हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल. जैसे हम देखेंगे द बोथ रूलर्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द मंगोलाइट्स, ठीक है. याद करो वो मोगेम्बो है ना, वो मोगेम्बो को भूलना मत. और मोगेम्बो जो है वो परेशान कर रहा है. और ये मोगेम्बो जो है उस प्रॉब्लम को वो कैसे हैंडल करते हैं. दिस दैट शुड बी, दैट मीन्स इन द कंपैरेटिव वे. मतलब कंपैरेटिव वे में हम देखेंगे तो ये देखा जाएगा. बोथ वर स्लेव्स, दोनों के दोनों स्लेव हुआ करते थे. इल्तुतमिश की बात कह लो या ऐबक की बात कर लो. देखिए, ये इल्तुतमिश की बात कर लो या आपका बलबन की बात कर लो. यहाँ पर इसका उद्देश्य जो है वो दो चीजें समझाना है. देखिए, क्या होता है कि आप किसी कंपैरेटिव वेव की बात कर लेते हैं. जैसे हमने मौर्य को हमने गुप्त के साथ कंपेयर किया था, ठीक है. तो ये वही चीज है जिससे क्या होता है, चीजों को आसान हो जाता है समझने के लिए. यहाँ पर भी हम दो लोगों को कंपैरेटिव वे में देख रहे हैं. द नेम इज कॉल्ड द इल्तुतमिश एंड द बलबन. एंड द क्वालिटी ऑफ द दीज टू रूलर्स वी आर गोइंग टू कंपेयर. हम उनकी क्वालिटीज को कंपेयर करने वाले हैं. इसके साथ ही ये देख लेंगे कि कैसे कंपैरिजन वे में आ जाएगा, ठीक है. आप लोगों का हिंदी का पीडीएफ तैयार हो चुका है, ठीक है. और यदि आप लोगों की इजाजत हो तो मैं भेज सकता हूं. लेकिन मैं सोच रहा हूं कि हिंदी इंग्लिश दोनों हो जाए तैयार तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है. तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. यदि आप अदरवाइज मैं हिंदी का शेयर कर देता हूँ, मतलब आप बाकी लोगों को समस्या ना हो तो. क्योंकि क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा वो इक्वलिटी वाला मैं बिलीव करता हूँ. फिर थोड़ा सा दूसरा क्या होता है कि कल मैंने बोला था कि पीडीएफ अभी अपलोड नहीं किया है. लेकिन फिर भी कुछ मेरे पास मैसेज आएगी सर वो पीडीएफ. तो थोड़ा सा शायद वो लोग उपस्थित नहीं थे या कुछ शायद मिस हो गया हो. तो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है. और थोड़ा सा वेट कर लीजिए तो मैं आपको इंग्लिश भी उपलब्ध करा दूंगा. तो थोड़ा दोनों चीजें आ जाएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है. मैं और जो आपकी डिमांड है, जैसे राजवीर जी आप कुछ कह रहे थे, तो वो उसको मैंने कंसीडर किया है. और उसको हम थोड़ा सा, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है. तो थोड़ा सा कोऑपरेशन के लिए आपका धन्यवाद सबसे पहले तो, ताकि आपका धैर्य के लिए वी कैन से दैट. तो धैर्य, जब तक सेपरेट पीडीएफ प्रिपेयर हो तो तब तक कंबाइंड वाली प्रोवाइड करा दीजिए. नहीं, मुझे फिर डबल काम करना पड़ेगा राकेश जी. मैं सेपरेट कर ही दे देता हूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. फिर बार बार क्या होगा, वो हो जाएगा. तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए राकेश जी, आपको उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है. तो आई होपफुली कि मतलब मैं आज उसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है. चलिए अब देख लेते हैं. हम आगे देखेंगे कि दोनों को हमने देखा कि दोनों जो है वो स्लेव हैं. और स्लेव हैं और दोनों के दोनों स्लेव हैं. और स्लेव के कैरेक्टर्स की बात करें तो दोनों के दोनों स्लेव हैं. और दोनों ने क्या किया, वो कहते हैं ना, दैट मीन्स कि एक बॉटम से लेकर टॉप तक का सफर किया है, ठीक है. वो आपके चाय वाला से दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर तक जा रहे हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं. तो दिस इज द बेसिकली वी कैन से दैट कि दिस इज द क्वालिटी ऑफ द दीज टू पर्सन, ठीक है. दोनों ने जो है इस तरीके से काम किए हैं. खास बात यह है कि इल्तुतमिश को जो है अपनी पावर या अपना जो सत्ता लेना पड़ रहा है वो आराम शाह से लेना पड़ रहा है. डू यू रिमेंबर, ठीक है. दैट मीन्स, ठीक है, हमने देखा था आराम शाह को बड़े हमने आराम के साथ निकाल दिया था.
और बलबन जो है बलबन को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ी फेस, ठीक है। ही वॉज गेटिंग द पावर वेरी इजीली वे। तो देखिए दो चीजें होती है ना, एक तो क्या होता है कि एक स्ट्रगल होते हैं, है ना, जैसे आप समझ सकते हैं कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और एक होता है बट वो बहुत ही इजी वे। तो आप वहां से आप दोनों को समझ सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपसे मिलने जरूर आऊंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, देखिए देखिए मेरा यहाँ पर उद्देश्य कंपैरिजन क्या है, पहले मैं ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कंपैरिजन का मतलब यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं उनके कैरेक्टर्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको कैरेक्टर इसका डिफरेंशिएशन करने का उद्देश्य केवल इल्तुतमिश और बलबन को ही नहीं सीखना है, ठीक है। हमें इसके द्वारा बाकी चीजों को भी सीखना है, और वो बाकी चीजों को हम कैसे कर सकते हैं ये उसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, पहली बात, ठीक है। तो दिस इज ए गुड एग्जाम्पल हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द टू पर्सनालिटीज इन ए सिंगल वे, ठीक है। तो ये कैसे आ जाए, ये इसका कंपैरिजन हम कैसे करें, ये कंपैरिजन कैसे होगा, ये कंपैरिजन जो होगा उनकी अचीवमेंट्स के द्वारा होगा, ये कंपैरिजन उनके प्रॉब्लम्स का होगा, ये कंपैरिजन उनके अचीवमेंट्स का होगा, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशंस पर होगा, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये क्लियर हुई, ठीक है। और ये कंपैरिजंस केवल आपका बलबर और इल्तुतमिश का नहीं है, ये कंपैरिजन किसी भी रूलर्स का हो सकता है। जस्ट कंपेयर द बीसी अशोक एंड द अकबर, अशोक और आपके अकबर को कंपेयर कर लीजिए, तो एक व्यू, एक आइडिया आपका बन जाएगा जो आप मेंस में आप लिखते हैं। मैं उस पॉइंट से कह रहा हूं, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एक विजन आपका क्लियर होगा, हालांकि इतना ज्यादा दैट मीन्स ठीक है टफ नहीं है, ठीक है, लेकिन एक जस्ट एक आपका व्यू आपका यहां क्रिएट हो जाएगा। तो वो मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं, और यहां पर हम देखेंगे कि दोनों के दोनों जो थे वो दास थे या स्लेव थे, और स्लेव होने के साथ साथ हम देखेंगे कि एक जो है एक जो है इल्तुतमिश को ऐबक ने खरीदा था, पहला वाला, और दूसरा जो है बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा था। ये हम यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि देखेंगे दोनों के दोनों स्लेव थे, और दोनों ने ही स्लेव से लेकर जो है वो एक सफर तय किया, वो कहां तक, एक सुल्तान के बनने तक, ठीक है। तो ये उनका एक अचीवमेंट हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये अब मैंने आपको अचीवमेंट्स की बात करी। अब दूसरा हम देखेंगे कि उनकी सरकमटेंसेस की बात करते हैं। सरकमटेंसेस क्या है, सरकमटेंसेस यदि हम बात करें कि द इल्तुतमिश इज गेटिंग द पावर, इल्तुतमिश जो है, मैं बिल्कुल एक मिनट में आपके बात पर आ रहा हूं, ओके ठीक है। इल्तुतमिश जो है वो पावर को जो कैप्चर कर रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। वो इल्तुतमिश जो है आराम शाह को सत्ता प्राप्त करते हैं हटाकर, ठीक है। आराम शाह को हटाने के बाद जो बलबन होता है वो पावर में आ रहा है, बड़ा बड़ा ही इजी वे में आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये कंपैरिजन होगा। तो दोनों का देखिए, दोनों का स्लेव सिस्टम का स्लेव है, लेकिन पावर में आने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करता है, जबकि एक ने इसलिए क्या किया, दैट मीन सेंट्रलाइज सिस्टम को लेकर आया। और ये कौन है, ये बलबन जो है वो क्या कर रहा है, वो सेंट्रलाइजेशन की ओर जा रहा है। जबकि आप देखेंगे कि तुर्कानी चहलगानी का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है, और तुर्कानी चहलगानी जो है दैट वाज स्टेबलाइज, दैट वाज स्टार्टेड बाय द इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को। तो दिस इज ए बेसिक कंपैरिजंस ऑफ द इल्तुतमिश एंड द बलबन। और देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। बलबन जो है, बलबन ने सुल्तान के पद को राजत्व के सिद्धांत द्वारा प्रतिभाशाली बनाया, दैट मीन्स ठीक है। यहां पर उसका जो किंगशिप थ्योरी है, दैट मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ किंगशिप, याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, हमने देखा था कि वो सुल्तान को ज्यादा महत्व या प्रिविलेज दे रहा है, क्योंकि सुल्तान क्या है, एक फुटबॉल बन चुकी थी जो कुछ समय के बाद तक, और उस फुटबॉल को वो वापस प्रेस्टीज दिलाना चाहता था, वापस सम्मान दिलाना चाहता था। और सम्मान कैसे आएगा, सम्मान सजदा कर कर आएगा, सम्मान जो है वो पैबोज कर कर आएगा, कोई भी दरबार में हंसी मजाक नहीं करेगा। ऐसी ऐसी प्रोसेस जो है उसने वो देखने को मिली थी। लेकिन इल्तुतमिश जो है उसके टाइम पर तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इल्तुतमिश वाज नॉट डूइंग सच काइंड ऑफ द थिंग्स, ठीक है। गुड मॉर्निंग। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्होंने कैंपेन कौन कौन सी की हैं। तो इल्तुतमिश एक्सपेंडेड द एम्पायर थ्रू हिज मिलिट्री विक्ट्रीज, ठीक है।
इल्तुतमिश का टाइम वो था जब हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है स्टेबलाइज हो रही है, और जब स्टेबलाइज हो रही है तो यू हैव टू गो थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन की ओर जाना होगा, और जब कैंपेन करने के लिए जाएगा तो वो उसके अचीवमेंट्स ही गिने जाएंगे, मतलब उसने मिलिट्री विक्ट्रीज के द्वारा अपनी कैंपेन्स को पूरा किया। जबकि हम देखेंगे बलबन के अकाउंट में हम देखेंगे तो बलबन जब सत्ता में आया तो दिल्ली सल्तनत ऑलरेडी स्टेबलाइज हो चुकी थी, और स्टेबलाइज हो चुकी थी तो ज्यादा कुछ इनको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट उसने जो है वो बंगाल को दैट मींस दोबारा जीता था। याद करिए, बंगाल को जीता, और बंगाल को जीतने के बाद वहां पर अपने बेटे को स्टेबलाइज किया। तो ये एक दैट मींस कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका इल्तुतमिश और बलबन का हो जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की यदि हम बात करें, ठीक है, रिफॉर्म्स की बात करें तो दोनों के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, करेक्ट है। जैसे हम देखेंगे प्रशासनिक क्षेत्र में, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड द इल्तुतमिश रिफॉर्म द इक्ता सिस्टम। डू यू रिमेंबर इक्ता सिस्टम? मैंने आपको बताया द हेड ऑफ द इक्ता इज कॉल्ड, गुड मॉर्निंग राजवीर जी, इक्ता सिस्टम का हमने हेड देखा था मुक्ति, याद करिए, और मुक्ति जो है वो क्या करता था, इक्ता का हेड हुआ करता था। और इसके अलावा उसने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, याद करिए, दीवान अर्ज जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। करेंसी के रिफॉर्म्स होंगे, जीतल और टका, ये हम देखेंगे। जबकि बलबन के टाइम पर हमें इतना कुछ देखने को नहीं मिलता। एक्चुअली में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का मौका ज्यादा देखने को मिलेगा इल्तुतमिश के टाइम पर। जबकि आप देखेंगे बलबन क्या करता है, बलबन इस चीज में ज्यादा बिजी रहता है कि उसे क्या करना है, सुल्तान की प्रेस्टीज को वापस स्टेबलाइज करना है, ठीक है। सुल्तान को कोई सुल्तान ही नहीं समझ रहा है, दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू स्टार्ट द बेसिकली द सेंट्रलाइज सिस्टम, और वो केंद्रीकृत व्यवस्था को लेकर आता है। और इसी के तहत हमने देखा था किंगशिप थ्योरी, याद करिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम देखेंगे, जबकि यहां पर इल्तुतमिश के टाइम पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। he have enough time to reforms the administrative, जो इन एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड रिफॉर्म्स होते हैं वो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ दिस पॉइंट्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अमन जी, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है कि धैर्य रखें, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखेंगे कि बोथ आर हैविंग ए प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मोगेम्बो याद होगा, और मोगेम्बो कौन है, मंगोलाइट्स है, और मंगोलाइट्स जो है वो दोनों की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमने देखा था चंगेज खान आ रहा है, ठीक है, और यहां पर इनके बेटे जो हैं वो बेटे साहब जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो दोनों ने इस प्रॉब्लम्स को, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बोथ प्रोटेक्टेड द स्टेट्स फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन्स, ठीक है। इल्तुतमिश शो द पॉलिटिकल फॉरसाइटनेस, ठीक है, वी कैन सी दैट। यहां पर देखिए मंगोलाइट्स, यदि हम इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इल्तुतमिश क्या बोलता है, इल्तुतमिश ने, याद करिए, वो आपके चंगेज खान वाले जो इन्वेजन्स था उसमें अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था। उसने देखा था कि भाई हमारे कंट्री पर एक समस्या हो सकती है, और उस कंट्री की समस्या को उसने डिनाई किया था। याद करिए, ख्वारिज्म का जो मंगवर्णी है जलाउद्दीन, उसकी हेल्प ना कर कर, ठीक है। और इस तरीके से दोनों ने क्या किया, दैट मींस, ठीक है, अपना सेव करने की कोशिश की। और यहां पर हम देखेंगे कि जबकि बलबन जो है, बलबन क्या करता है कि बलबन वॉर की टेक्निक्स को अपनाता है थोड़ा सा मंगोलाइट्स को ठीक करने के लिए। बिल्कुल सुम्पी जी, बिल्कुल, आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाए तो एक साथ ही हम सब मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ने फेल्यूर्स का भी सामना किया। देखिए, है ना, असफलता के संदर्भ में दोनों में समानता देखी जा सकती है। कैसे देखी जा सकती है? क्योंकि आगे चलकर देखिए, बलबन के जाने के बाद क्या बलबन का डायनेस्टी आगे कंटिन्यू होता है? आंसर आएगा दैट मींस, ठीक है, नो। सिमिलरली इल्तुतमिश के बाद हम देखते हैं, इल्तुतमिश के बाद जो सत्ता है वो भी क्या होगी, आपकी चली जाएगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो इनके जो दैट मींस सक्सेसर होते हैं, जो इनके आपके उत्तराधिकारी होते हैं, दे आर नॉट मच कैपेबल टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी इन द एम्पायर को स्टेबल करने में उनका कोई कंट्रीब्यूशंस नहीं होता है। तो ये हम देखेंगे कि दोनों ने एक फेल्यूर का सामना किया है, क्योंकि दोनों के जो बेटे या बेटी हैं वो नाकारा सिद्ध होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दिस इज द बेसिकली main differences in between the Iltutmish and the बलबन।
बट द सुल्तान ऑफ दिल्ली रूल्ड ओवर द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्टेबलाइज्ड बाय द इल्तुतमिश। लेकिन यहां पर गौर फरमाने की बात यह है कि मजबूत नींव जो फाउंडेशन जो दी जा रही है दैट वाज स्टेबलाइज्ड बाय इल्तुतमिश, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है इल्तुतमिश वी कैन कंसीडर द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और वो कौन है, वो है आपका इल्तुतमिश, करेक्ट है। और बलबन जो है कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है, बलबन के टाइम पर तो है, लेकिन यदि आप देखेंगे बलबन के टाइम के बाद कुछ समय बाद ही हमें देखने को मिलेगा ये गुलाम वंश जो है आगे चलकर खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्चुअल फाउंडेशन दैट मींस इल्तुतमिश की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है दिल्ली सल्तनत में एज कंपेयर टू द बलबन। यदि इल्तुतमिश अपना एम्पायर स्टेबलाइज नहीं करता तो बलबन को शायद सत्ता में आने का मौका ना मिलता। देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल अमन जी देखिए, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन हम उसके अचीवमेंट्स वगैरह के बेस पे करेंगे। तो यहां पर हमने जो कंपैरिजन किया है वो हमने उनके अचीवमेंट्स, उनके प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस के बेस पर दिया है, करेक्ट है। तो किसी एक को बेस्ट दिखाते हैं या न्यूट्रल में ही आंसर देते हैं। देखो अब यहां पर क्या है कि यहां पर ये आपका नजरिया है, ठीक है। आप किसी स्टेटमेंट को, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव वे में देख रहे हैं, और कंपैरेटिव वे में हम देखते हैं कि आखिरी में जो है वो कंक्लूजन हमारा निकल कर आता है कि इल्तुतमिश जो है दैट इज द वेरी दैट मींस गुड एग्जांपल्स, ठीक है, टू स्टेबलाइज द दिल्ली सल्तनत। वो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर हमारा झुकाव या हम जो है वो इल्तुतमिश को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फाउंडेशंस की वजह से आप देख रहे हैं कि बलबन जो है सत्ता में आ रहा है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा क्या है, इल्तुतमिश की ओर जाना होगा। लेकिन हर सिचुएशंस में ऐसा नहीं करना है, हर सिचुएशंस में ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं। मैंने इसलिए सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था, सर्कमटेंसेस, सिनारियो या प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो दोनों के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन आप यहां पर खुद ही सोचिए कि यदि बलबन जो है अपना टाइम पीरियड क्या है बाद में दे रहा है, और बलबन का टाइम पीरियड पॉसिबल नहीं होता विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इल्तुतमिश, तो यहां पर हमें इल्तुतमिश को ज्यादा प्रिविलेज देना ही पड़ेगा। इल्तुतमिश के कंट्रीब्यूशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। लेकिन जब किसी और, अब जैसे मान के चलिए किसी पॉलिसी या किसी उसके रिस्पेक्ट में आप आंसर लिखते हैं तो वहां पर आप प्लस और माइनस लिख सकते हैं। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। वहां पर आपको न्यूट्रल होकर थोड़ा सा देना होगा, लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटीज न्यूट्रल की नहीं बन रही है, आप खुद देख लीजिए। तो यहां पर थोड़ा सा आपको इस तरीके से समझना होगा। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है भाई ये सारी सारी चीजें। और इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं, दो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। नाम है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, इनका ये क्या है, एक दरबारी कवि होते हैं और बहुत सारी ये कह सकते हैं ये कुमार विश्वास के गुण इनमें पाए जाते हैं, करेक्ट है। कुमार विश्वास कह रहा है कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, तो सेम जो है वो दिल्ली या कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के सरकार में है ऐसा हम समझ लेते हैं, बट है नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हमें जो है वो आपको देखने को मिलेंगे आमिर खुसरो, और आमिर खुसरो जो है वो देखने को मिलेंगे बलबन से लेकर आपको मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में, करेक्ट है। इसके अलावा इनका जो संबंध है वो कहां से है, वो है निजामुद्दीन औलिया। डू यू रिमेंबर, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, अभी हमने इनको नहीं देखा है, लेकिन निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती कम्युनिटी से आते हैं और उन्हीं के एक स्पिरिचुअल दैट मींस फॉलोअर होते हैं, नाम है आमिर खुसरो, करेक्ट है। और आमिर खुसरो को कहा जाता है भारत की आवाज या तूतिए ए हिंद, है ना। और इसे उर्दू साहित्य का जनक भी कहा जाता है, दैट मीन्स फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर्स। क्योंकि देखिए आगे चलकर क्या होता है, जैसे हम एक लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक लैंग्वेज होती है दैट इज हिंदी, हिंदी और उर्दू, और इनके कॉम्बिनेशन से बनती है एक लैंग्वेज जिसका नाम है हिंदवी, ठीक है। और यहीं से थोड़ा सा डेवलपमेंट देखा जाता है, दैट वो है आपका उर्दू। तो ये थोड़ा सा वहां से कनेक्ट करके देख सकते हैं।
और ये तूतिए हिंद कहा जाता है, कुछ और मत समझ लेना, है ना। मतलब ये इनका कंट्रीब्यूशन है। तोता हिंद है, ये तोता है, और इनकी कुछ खास खास लाइनें हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। खुसरो की मकबरा, दैट मीन्स दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह में है, अपने आध्यात्मिक गुरु के बगल में है। ये आपको निजामुद्दीन की दरगाह देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कुछ समय पहले जो है रणवीर सिंह भी पहुंचे थे और उन्होंने अपना गाना गाया था, ठीक है, वहां से आप समझ सकते हैं, ठीक है, एक मूवी आई थी वहां से। और कुछ लाइनें हैं, अगर फिरदौस बरुए जमी अस्ती हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्ती की, ये उन्होंने कहा है कश्मीर के बारे में। और कश्मीर में इन्होंने कहा है कि जमीन पर यदि कहीं पर स्वर्ग है तो वो कहाँ पर है, वो आपका कश्मीर में है। तो पृथ्वी पर स्वर्ग है तो वो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं। ये इसका कुछ ट्रांसलेशन मैंने यहाँ रखा है जस्ट टू रिमेंबर, ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा हमें समझना होगा, ठीक है। इसके अलावा अब थोड़ा हम यहां पर जाते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कि बलबन के बाद क्या होता है। तो देखिए, बलबन के बाद की प्रक्रिया जो है वो थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट में हम समझ लेते हैं, और फ्लो चार्ट में हम देखते हैं तो बलबन के एक्चुअली दो बेटे होते हैं। देयर आर द टू सन्स ऑफ द बलबन्स, ठीक है, एंड द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द बुगरा खान एंड द अनदर वन इज द मोहम्मद। डू यू रिमेंबर द बलबन की डेथ कैसे होती है? बलबन की डेथ जो होती है वो मोहम्मद के मारे जाने के बाद उसको एक गम होता है, और गम के चक्कर में वो खुद भी निपट जाता है। और ये मोहम्मद कैसे मारे गए थे? ही वॉज मार्टायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मंगोल इन्वेजन्स। मंगोल आक्रमण के दौरान इनके बेटे ये मारे गए थे, करेक्ट है। दूसरा हमने देखा था बलबन के टाइम पर तुगरिल खान का एक विद्रोह हुआ था, और तुगरिल खान का विद्रोह बंगाल में हुआ था, और बंगाल में ये अपने एक बेटे को भेजते हैं जिसका नाम है बुगरा खान। और बुगरा खान जो है वो बंगाल में ही रहना पसंद करते हैं, बोलते हैं अब हम वापस नहीं आएंगे, कि बलबन साहब जो है आप जो है बहुत ज्यादा डांटते हैं, बहुत ज्यादा आप दिक्कत करते हैं। तो बुगरा खान वॉज नॉट हैप्पी विद द बलबन्स, ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं होता नहीं है, लेकिन बुगरा खान वॉज वेरी, दैट मीन्स, ठीक है, वेरी मच एंजॉइंग द टाइम ऑफ द बंगाल, ठीक है। और उसकी सत्ता वहां पर हो जाती है, और वो सोचता है कि भाई बंगाल में ही हम शासन करते हैं, दिल्ली आकर कुछ ना होने वाला। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कुछ यहाँ पर। अब बलबन के दैट मीन्स कि दो आपके जो पोते होते हैं वो हम देखेंगे, ग्रैंडसन जिनको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर मोहम्मद का एक होता है जिसका नाम होता है कै खुसरो। और कै खुसरो जो है वो आपका जो आमिर जो है, देखो अभी बलबन ने क्या है 40 अमीरों का दल खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ दरबार में जो है उनकी प्रेजेंस है, और वो प्रेजेंस होगी, लेकिन वो क्या करेंगे, उसे मुल्तान की ओर भेज देंगे। तो यहाँ पर इनकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये कै खुसरो यहाँ पर हम इनको खत्म कर देते हैं, या कुछ खास नहीं होता इनका, ठीक है। इसके बाद बुगरा खान का बेटा होता है जिसका नाम होता है कैकुबाद। डू यू रिमेंबर हाउ दिस नेम इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस? ये नाम कहां से आ रहे हैं? ये नाम हमने कहां देखे थे? हमने देखा था हम नौरोज शुरू कर रहे हैं, हमने देखा था कि हमने सजदा हम शुरू कर रहे हैं, हमने देखा कि हम पैवोज शुरू कर रहे हैं। इस तरीके की जो है वो आपको देखने को मिलेगी बात, और इस तरीके से इनका जो कंसेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब कैकुवाद के बाद क्या होता है कि कैकुवाद सत्ता में आते हैं, और कैकुवाद कहां पर रूल कर रहे हैं? दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में रूल कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें जो है, यस पर्शियन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इनका नाम जो है वो थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, बिकॉज ठीक है उसका जो पर्शियन इन्फ्लुएंस है वो यहां पर आप देखने को मिलेंगे, करेक्ट है। और कैकुबाद के टाइम पर पावर में यहां पर एक व्यक्ति का नाम देखने को मिलता है, निजामुद्दीन। नाम याद नहीं रखना है यहां पर निजामुद्दीन की, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज, लॉट्स ऑफ नेम्स रिलेटेड टू द निजामुद्दीन। निजामुद्दीन जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, पावर दैट मींस कैप्चर करने की कोशिश करता है। अब जब ये पावर कैप्चर करने की कोशिश करता है तो इनके फादर कहां पर हैं भाई? याद करिए, इनके फादर हैं बुगरा खान, और ये बंगाल में रूल कर रहे हैं, और दिल्ली सल्तनत में रूल कौन कर रहा है? कैकुबाद रूल कर रहा है। लेकिन पावर जो है वो किसके हाथ में आ रही है? निजामुद्दीन के हाथ में आ रही है। नाउ द फादर इज गोइंग टू एडवाइस, फादर जो है वो एडवाइस करेंगे किसको? वो ये कहते हैं बुगरा खान जो है वो अपना दैट मींस एडवाइस देते हैं कि बेटा हम संभल जाओ, नहीं तो क्या करेगा निजामुद्दीन, एक दिन आपको क्या करेगा, निपटाकर चला जाएगा। ओके बेटा, ठीक है, ओके डैडी जी, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, आप बंगाल में बैठे रहिए, वहीं पर हम दिल्ली में यहाँ पर शासन करते हैं। तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा
और जैसे ही वो क्या करेगा, निजामुद्दीन को मतलब पावर से हटाने की कोशिश करेगा, तो कोई ना कोई आएगा। अब देखिए एडवाइजर हैं, और एडवाइजर में अभी कौन कर रहे हैं काम, निजामुद्दीन कर रहे हैं, लेकिन अब एडवाइजर एक को हटाएंगे तो हम दूसरे को लेकर आएंगे, और दूसरा कौन आएगा, और दूसरा जो है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक आएगा, और वो है खिलजी। तो ही इज गोइंग टू अपॉइंट द खिलजीज इन द इंपॉर्टेंट पोस्ट। जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण पद हैं वहां पर किसको अपॉइंटमेंट दे दी जाने लगेगी, खिलजीज को दी जाने लगेगी। तो मैं ऐसा कहूं कि निजामुद्दीन को हटाकर खिलजीज जो हैं वो सत्ता में आने वाले हैं, ऐसा हम कहेंगे, या निजामुद्दीन को हटाकर बुगरा खान को, सॉरी, केकुबाद को हटाकर ये आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से, बराबर है। इसके बाद क्या करेंगे, केकुबाद का एक बेटा होता है, दैट मींस ठीक है, केकुबाद याद करिए, ठीक है, और केकुबाद के बाद जो है उसका एक सन होता है जिसका नाम है कैमूर्स, ठीक है, और ये कैमूर्स को हटा देते हैं, दैट मींस ठीक है, ओवरऑल हम ऐसा कहें कि केकुबाद भी गए, कैमूर्स भी गए, और इसके बाद सत्ता जो है वो ट्रांसफर होगी खिलजीज के पास। अमीर लोग जो हैं वो क्या कर देंगे, कैमूर्स को सुल्तान घोषित कर देंगे, क्योंकि यहां पर हम देखेंगे अमीर वर्ग और आपके खिलजी के बीच में थोड़ा सा विवाद देखने को मिलेगा। तो ये क्या करते हैं कि कैमूर्स को सुल्तान घोषित कर देते हैं, और यहां पर केकुबाद और इन दोनों को फाइनली मार दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जलाउद्दीन खिलजी नाम के एक व्यक्ति हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैमूर्स को भी मार देंगे, सत्ता को हथिया लेंगे, और इस तरीके से ये गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक हो जाएगा। द लास्ट रूलर ऑफ द गुलाम डायनेस्टीज इज कॉल्ड द कैमूर्स, और कैमूर्स जो है वो मारे जाएंगे जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और इस तरीके से नई डायनेस्टीज जो है वो आएगी खिलजी। स्वागत नहीं करोगे? ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से खिलजी पावर में आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्लेव डायनेस्टीज हमने देख ली है, और स्लेव डायनेस्टीज के अचीवमेंट्स हमने देखे हैं। तो हमें मेन 2-3 को ही याद रखना है। एक तो है ऐबक, ठीक है, ऐबक के बाद हमने इल्तुतमिश को देखा है, और इल्तुतमिश के बाद हमने थोड़ा बहुत रजिया को जानने की कोशिश की, और एक बलबन। तो ये 2-3-4 रूलर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और वो अपना कंट्रीब्यूशन इस तरीके से दे रहे हैं। बाकी को भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन इतने खास अचीवमेंट्स नहीं है जिसकी वजह से हम उन्हें ज्यादा याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। अब खिलजी आते हैं। अब खिलजी क्या करते हैं, द खिलजीज का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हाउ दे आर कमिंग्स, ठीक है, हाउ दे आर रिलेटेड टू द आउटसाइड ऑफ द इंडियाज। भारत में इन्हें अफगानी माना जाता है, ठीक है। इनका जो कनेक्शन है वो है हेलमंड रिवर्स, ठीक है, दैट इज इन द अफगानिस्तान, वहां से ये रिलेटेड होते हैं। और खिलजी जो है वहां पर, वहां की घाटी में वहां रहा करते थे। तो ये अफगानिस्तान से आए हैं, और इनको हम अफगानीज कह सकते हैं, और इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और जब इन्होंने पावर को ट्रांसफॉर्म किया, मतलब स्लेव डायनेस्टीज के बाद पावर में कौन आ रहा है, खिलजी आ रहे हैं, एंड दिस काइंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड द खिलजी रिवॉल्यूशन। इसे खिलजी क्रांति जो है वो कहा जाता है। इनके वंशज भी जो है वो तुर्किश हैं, ठीक है, तुर्क डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और इसका फाउंडर कौन है, वो है आपका जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ये पूरा नाम है, ठीक है, ये है आपके, दैट मीन्स जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। आपने एक मूवी देखी होगी, और एक मूवी में आपको एक कैरेक्टर देखने को मिलता है, एंड ही वॉज 70 ईयर ओल्ड पीपल्स, ठीक है, 70 साल इनकी आयु होती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी। अब जलाउद्दीन खिलजी जो है उनकी एज कितना है, 70 साल है। हमारे यहाँ आप देख लेते हैं कि 60 साल के बाद लोग जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं, और रिटायर्ड होने के बाद क्या करता है आदमी, आज रिटायर्ड होने के बाद आदमी क्या करता है, एक केवल वो क्या करता है, पेंशन पर वो जीता है, और पेंशन लेकर वो क्या करता है, ठीक है, विदाउट टेंशन काम करता है, करेक्ट है। तो ऐसा कुछ होता है हमारी सोसाइटी में आज की डेट में, देखिए 60 साल में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 70 साल में सत्ता में आ रहा है, 70 साल सत्ता में आ रहा है, और वो 70 साल में आएगा, तो उसकी पॉलिसीज कैसी होंगी, बहुत ही पीसफुल होंगी। पीस मतलब शांति व्यवस्था को बनाए रखेगा। जस्ट द कैरेक्टर्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सत्ता उनको मिली है कैसे, वो भी आप देख रहे हैं मारा पीटी की वजह से मिली है, लेकिन इसके बाद वो क्या करना चाहता है, वो पीस स्टेबलाइज करना चाहता है, बहुत ही शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है, ठीक है।
ये कैरेक्टर जो है रजा मुराद साहब ने प्ले किया था। आपने शायद मूवीज देखी हो तो वहीं से हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है वो रजा मुराद साहब की ही है, और ये रजा मुराद साहब जो है जलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर प्ले करते हैं। हाँ, अब हमारे यहाँ भी देखो, नहीं देखिए, अब देखिए सर कुछ 60 साल में 60 साल में देखिए चुनाव तो हमारे यहाँ लड़े जाते हैं। हमारे यहाँ देखिए आपके जैसे मान के चलिए कि हमारे मेट्रो मैन हैं, वो अभी शायद मेरे ख्याल से 70+ हैं, वो आपके चुनाव लड़ रहे हैं। या हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, शायद अगली बार जो है वो उनकी पॉलिसीज के हिसाब से उनको हटाया जा सके, तो 60 साल के बाद ही थोड़ा सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। ये बात सही है, लेकिन एक सिनारियो यदि आप कॉमनली देखें 60 साल में, देखिए पावर तो 60 साल 70 साल के आसपास इनको मिल रही है, लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए 60 साल में आदमी की जो काम करने की जो इच्छा शक्ति होती है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। इसलिए तो हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो कुछ करते नहीं है, वो क्या करते हैं, वो केवल कमेंट करते हैं। और कमेंट हमने कल देखे थे, याद करिए, फटी जीन्स। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं है? तो फटे हुए उनके स्टेटमेंट भी आते हैं। ये इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ना वो सटिया गया है, तो वैसे ही आप समझ लीजिए। तो ये कुछ सटिया गए हैं, और ये जब दैट मीन्स तो इनकी पॉलिसीज क्या है, वो शांतिपूर्वक काम करने से रिलेटेड हो जाएगी। हमें आज के राजनेता से नहीं समझना। आज के राजनेता तो सही में आप देखेंगे 70 साल 60 साल में आते हैं और कुछ करते नहीं है, ठीक है। यंग एज जो होती है तो वो क्या होती है, काम करने वाली होती है, और ये आप अपनी आज की पॉलिटिक्स से भी सीख सकते हैं। लेकिन हमारे 60 साल या 70 साल के नेता क्या करेंगे, फटी जीन्स पर ही कमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो पता नहीं आईडी दे रहे हैं अब। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ठीक है राकेश जी। तो एक सिचुएशंस हैं, और सिचुएशंस के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है, क्योंकि फिरोज शाह खिलजी जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो है वो अपनी पॉलिसीज इस आधार पर बनाएंगे, और दैट मीन्स एज के आधार पर। अब हम देखेंगे देयर आर द लॉट्स ऑफ चेंजेस फ्रॉम द स्लेव टू खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टीज में आते आते तक हम बहुत सारे परिवर्तन को देखने वाले हैं, और बहुत सारे परिवर्तन को देखने वाले हैं। तो वो कैसे देखेंगे, देखेंगे कि ही इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, दैट मींस दे स्टार्टेड द अपॉइंटिंग द इंडियंस टू द हायर पोजीशन। अभी तक क्या था स्लेव में, अभी तक स्लेव में ये था कि हमने देखा था कि केवल उन्हीं, दैट मींस जो आपके कह सकते हैं फॉरेन मुस्लिम्स, मतलब कह सकते हैं विदेशी मुसलमानों को ही अच्छे पोस्ट पर दिया जा रहा है, या कह सकते हैं कि उनको अपॉइंटमेंट दी जा रही है। लेकिन इंडियन मुस्लिम्स को पोस्ट नहीं दी जा रही थी। क्यों? क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स कौन थे? इंडियन मुस्लिम वो लोग थे जिन्होंने रिलीजन्स को कन्वर्ट किया है, जिनका ओरिजिन कहां से है, इंडिया से है, ठीक है। और अभी तक उन लोगों को कोई पोस्ट नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो इंडिया से संबंधित थे, है ना, वो तुर्किश नहीं थे या तुर्किश ओरिजिन के नहीं थे। लेकिन खिलजी वंश के जो रूलर हैं वो कहेंगे नहीं, ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, दैट मीन्स क्वालिटी की चेक करेंगे। और क्वालिटी किसकी है, दैट मीन्स यदि क्वालिटी है उस व्यक्ति में तो हम उसको अपॉइंटमेंट देंगे, कहां पर, अच्छी पोस्ट पर। तो वी कैन से दैट कि दे आर गोइंग टू अपॉइंट द इंडियंस टू द हायर पोजीशंस, और भारतीयों को जो है उच्च पद पर दिया जाने लगेगा। और इसका आधार क्या होगा, इसका बेस क्या होगा, प्रायोरिटी वाज गिवन टू द मेरिट्स एंड द टैलेंट। भाई जो टैलेंटेड है वो सत्ता में आएगा, ऐसा उन्होंने बोला, क्योंकि योग्यता और प्रतिभा को जो है वो क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, और प्रायोरिटीज देने के आधार पर वो इस तरीके से आते हैं। इसके अलावा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, ही इज डिसाइडेड टू कीप द रिलेशंस अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स। देखिए आज की डेट में हम देखते हैं हमारी वर्तमान राजनीति का जो केंद्र बिंदु होता है वो रिलीजन ही होता है, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम में लड़वा दो, ठीक है, और हिंदू मुस्लिम में लड़वा लो, और उसके बाद क्या कर लो, वोट ले लो, और यही जो है वो आपको आज की पॉलिटिक्स में देखने को मिल देगा, ठीक है। आप अभी बंगाल चले जाओ, बंगाल में आप देखेंगे सभी के सभी जो है वो अपने आप को धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और धर्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि उसी के आधार पर क्या मिलेगा, वोट मिलेगा। हमारे यहाँ के जो जितने भी एनालिसिस करने वाले हैं वो सारे के सारे ये कहते हैं कि इतने जनरल वोटर हैं, इतने एससी वोटर हैं, इससे इतने एसटी वोटर हैं, इतने मुस्लिम हैं, इतने आपके हिंदू हैं, इतने जैन हैं, इतने पार्स। ये ऐसा एनालिसिस हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी सिचुएशंस हमारे रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि नो,
that means ठीक है, I decided to keep away the religions from the politics. मतलब पॉलिटिक्स में धर्म नहीं होना चाहिए। और देखेंगे आप, जैसे देखेंगे कई पार्टी का जो उदय है वो इसी आधार पर हुआ, टेंपल हम वही बनाएंगे, ठीक है, और टेंपल बनाते 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 वो पार्टी जो है वो 2 से लेकर आपकी 300 प्लस हो चुकी है। आप समझ चुके होंगे मेरा इशारा। तो एक रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी चक्कर में क्या है, बाकी पार्टियां भी जो है वो धर्म की लड़ाई करने लगी हैं या धर्म की बात करने लगी हैं। तो ये सिचुएशंस हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में हमेशा बना रहता है और ऐसी कहानी होती है। इसीलिए ये सारे के सारे चेंजेस जब होते हैं तो इतिहासकार या हिस्टोरियन ये कहते हैं कि दिस इज ए काइंड ऑफ द रिवॉल्यूशंस, एक प्रकार का परिवर्तन है। और ये परिवर्तन क्या है, ये है खिलजी की क्रांति। दैट मीन्स यहां पर हम देखेंगे दिस इज खिलजी रिवॉल्यूशंस। रिवॉल्यूशंस का मतलब ही ये होता है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाना। करेक्ट है, समझ में आए? रिवॉल्यूशंस का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपकी एनडीए की गवर्नमेंट है उसके बाद यूपीए की आ जाए, यूपीए के बाद आप देखेंगे टीएमसी की आ जाए, ये नहीं है रिवॉल्यूशन का। रिवॉल्यूशंस का मतलब है कि सिस्टम में चेंज हो जाना। जैसे हम मान के चलिए, जैसे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की जगह पर चेंज होकर आपका डिक्टेटरशिप आ जाए, है ना, या डिक्टेटरशिप की जगह पर आपका डेमोक्रेसी आ जाए, तो ये है रिवॉल्यूशंस। तो यहां पर आप वही चेंजेस देखने को, वही चेंजेस आप देख सकते हैं। तो इस कारण से जो आपके हिस्टोरियन है हबीब साहब, वो ये कहते हैं कि दिस इज नथिंग बट दिस इज ए काइंड ऑफ द खिलजी रिवॉल्यूशन। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्रांति की आवश्यकता आज भी बनी हुई है और आज क्रांति जो है जैसे केजू भैया कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, ठीक है, क्रांति की जरूरी है। अब देखो क्या होता है, ठीक है, केजू भैया कर रहे हैं, क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब आगे हम देखते हैं कि देखो ये है 70 साल का जलाउद्दीन खिलजी बूढ़ा है, और 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो होगा तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो शांति व्यवस्था में क्या करेगा, बिलीव करेगा, पीस बनाए रहेगा। और पीस बनाने के लिए इसे क्या करना होगा, इसे जनता का विश्वास जीतना होगा। और जनता को क्या करेगा, दैट मीन्स ठीक है, वो बोलेगा दैट मीन्स कि हम आपके साथ हैं, टॉलरेट हैं, दैट मीन्स ठीक है, हम टॉलरेंस की पॉलिसीज को अपनाएंगे, सहिष्णुता की नीति को अपनाएंगे। और इसीलिए जलाउद्दीन ने सहिष्णुता की नीति का पालन किया। ऑलराइट, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि पब्लिक का सपोर्ट करेगा, ठीक है। दूसरा हम क्या है, हम देखेंगे कि अभी अभी दिल्ली सल्तनत स्टेबलाइज ही हुई है और वो अपने बहुत ही यंग फेस में है, और वो यंग फेस हमने स्लेव के दौरान देखा। और स्लेव ने अपनी पोस्ट में इंडियंस लोगों को जगह नहीं दी थी, ये हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। खिलजी क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि नो, ठीक है, इंडियंस आर आल्सो अलाउड, ठीक है, इंडियंस को भी हम क्या करेंगे, पोस्ट देंगे। एक तो ये हम देखेंगे, ठीक है। और जनता का सपोर्ट वो लेंगे, ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत अभी अभी बनी है और स्लेव जो है डायनेस्टीज के रूलर थे वो बाहर से आए थे, आउटसाइड ऑफ द इंडिया से रिलेटेड थे। और वो ये कोशिश करेंगे कि इंडिया के लोगों को ही ये विश्वास दिलाया जाए कि हम भी जो है वो यहीं से रिलेटेड हैं। दे आर गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन पीपल्स, ठीक है। और इसके लिए हमें एक पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और वो पॉलिसी ये है कि हम उनको ज्यादा पनिश ना करें और हम उसके साथ एक दोस्ताना संबंध बना के रखें, तभी तो जाकर ये भारत के लोग जो हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। ऑलराइट, समझ में आया, ठीक है। तो ही ट्राई टू गेन द गुड विल्स ऑफ द नोबिलिटीज बाय पॉलिसीज ऑफ टॉलरेंस, अवॉइडिंग द हार्ड पनिशमेंट या हार्म पनिशमेंट्स। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं है? तो 70 साल का जो मैंने बताने का उद्देश्य ये था, ये उनकी पॉलिसीज जो है वो अब आपको क्लियर होगी। तो एज का मतलब यहां पर ये है, हमारे पॉलिटिक्स से जोड़कर हम यहां पर नहीं समझ पाएंगे। हमारे पॉलिटिशियंस तो जो हैं वो 70 साल के बाद जो है वो सटिया जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो तीरथ सिंह आई थिंक रावत साहब जो है is a kind of the good examples. He just recently became the CM of the उत्तराखंड, है ना। उन्होंने अभी अभी शपथ ली और शपथ लेने के बाद उन्होंने शपथ ली है कि हम रोज जो है कुछ ना कुछ ऐसा विवादित स्टेटमेंट जरूर देंगे, ठीक है। इसके पहले वाले जो व्यक्ति थे वो मतलब शायद कुछ अच्छा थे, इसीलिए उनका चर्चा ज्यादा नहीं रहा करती थी, ठीक है। शायद इसीलिए वजह से जो है वो हटा भी दिए गए। तो कभी कभी आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ऑनेस्टी को हमेशा क्या है, पे करना पड़ता है, ठीक है। और ये अपनी शायद ऑनेस्टी की वजह से वहां से चले गए। ऑलराइट, ठीक है। अब खिलजी डायनेस्टीज के जो फाउंडर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जलाउद्दीन खिलजी, ही वाज द आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक वाज ए काइंड ऑफ द पोस्ट दैट इज रिलेटेड टू द आर्मी चीफ। और ये केकुबाद के समय की घटना है। केकुबाद ने उन्हें सेना प्रमुख का
हाँ बिल्कुल अंसारी जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर। वो चुप रहते थे और चुप रह के काम करते थे। ये जो है वो रोज बोलकर जो है वो रायता फैलाते हैं और फिर रायते को साफ करते रहते हैं। यही तो काम हो रहा है, एक बार रायता फैलाओ, एक बार रायते को साफ करो, बस यही तो काम हो गया। तो हमारे पॉलिटिशियन यही तो करते हैं, फिर माफी मांग लेंगे, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। ये चलता रहेगा। अरे भाई ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो कि आप माफी मांगो? ये कोई स्टेटमेंट जो है तो ये आपको भी पता होना चाहिए, है ना? तो खैर ठीक है। और इनको एक उपाधि दी और इस उपाधि का नाम है शाइस्ता खान। तो ये थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हैं, आरिज ए ममालिक दैट इज ए काइंड ऑफ द हेड ऑफ द आर्मी एंड दिस वाज द टाइम ऑफ द कैकुबाद। और कैकुबाद हम समझ सकते हैं ये स्लेव या गुलाम वंश से रूलर है, ठीक है। तो इन्होंने अपना कोरोनेशन जो करवाया है वो आपका केकुआद द्वारा बनाए गए एक महल में, जो कंप्लीट नहीं था, और वो है आपका किलो खरी या कूलागढ़ी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हम समझ सकते हैं, ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, अपना कोरोनेशन करा रहे हैं, ठीक है साहब, ठीक है। अब इनके टाइम पर क्या होता है, कुछ खास घटनाएं होती हैं, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे देखो विद्रोह अभी भी हो रहा है। विद्रोह क्यों हो रहा है, विद्रोह के पीछे कारण क्या है? दिल्ली सल्तनत 1206 से 1290 तक पहुंची है, और ये वो टाइम है जब हम देखेंगे दैट मीन्स, ठीक है, जो एक बच्चे की तरह है, बेबी की तरह है। कौन? दिल्ली सल्तनत। दिस इज अ वेरी 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 दैट मीन्स, ठीक है, चाइल्ड एज, करेक्ट है ये बहुत ज्यादा। और दूसरा हम किस पर रूल कर रहे हैं? दूसरा हम देखेंगे इंडियंस पीपल्स पर हम रूल कर रहे हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पर रूल कर रहे हैं। और रूलर क्लास कौन है? दैट मींस मुस्लिम कम्युनिटी है। जबकि इंडियंस में मोस्ट ऑफ द देखेंगे, आप देखेंगे हिंदूज हैं या जैनिज्म है या बौद्धिज्म है। ये थोड़ा सा रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। तो ये क्या है, ये आपके देखेंगे दैट मींस मेजॉरिटी में है, जबकि ये कि मुस्लिम्स जो हैं वो आपके माइनॉरिटीज में हैं। तो एक माइनॉरिटीज जो हैं वो आपको मेजॉरिटी पर रूल करते हुए देखने को मिलेगी, ऑल राइट्स। और मेजॉरिटी जो है वो उसको इजीली अडॉप्ट नहीं करती है कि ये लोग जो है हम पर रूल कर रहे हैं। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? द पीपल ऑफ इंडिया इज नॉट मच सपोर्टेड, इसीलिए वो क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं देते हैं, और सपोर्ट में वो कहते हैं नो, ठीक है। और इसी वजह से कुछ रिवॉर्ड्स हमें देखने को बराबर मिलते रहते हैं, और ये रिवॉर्ड्स यहां भी होंगे, और वो रिवॉर्ड्स जो हैं वो ये हैं। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया कहानी, किस तरीके से सिनारियो घूम रहा है? और जलाउद्दीन खिलजी वाज दैट मींस लुकिंग फॉर द सपोर्ट ऑफ द पीपल्स, दैट्स व्हाई ही वाज फॉलो द पॉलिसी ऑफ द टॉलरेंस, ठीक है। और फिर भी कुछ विद्रोह तो देखने को मिलेंगे, और कुछ विद्रोह हैं, मलिक छज्जू का विद्रोह है। इसके अलावा हम देखेंगे सीधी मौला का एक आपका विद्रोह होता है। सीधी मौला जो है वो क्या करते हैं, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, सीधी मौला मतलब क्या हो जाएंगे, थोड़े से हिंदू मुस्लिम की यूनिटी पर काम करने वाले होंगे। लेकिन यहां पर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी पर जब काम करने के दौरान ये बात करेंगे, तो जनता को दिखाने के लिए क्या करेंगे, ये कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इनको मरवा देते हैं। मरवाने का मतलब उद्देश्य ये होता है कि सीधी मौला को ये सीधे तरीके से ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो आपने बोला है हिंदू और मुस्लिम यूनाइटेड होते हैं, दैट मीन्स, ठीक है, वो एक हैं, ठीक है, उनके गॉड या उनका ओरिजिन एक ही है, ऐसा ये बताने की कोशिश करते हैं। कौन? सीधी मौला। लेकिन जलाउद्दीन खिलजी जो है यहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है ताकि वो मुसलमानों का सपोर्ट ले सके, और उनके फेवर में बोलते हुए या कह सकते हैं करते हुए एक्शन लेता है। और सीधी मौला को आई थिंक हाथी के से उनको कुचलवा दिया जाता है, दैट मीन्स हाथी के सामने छोड़ दिया जाता है। सीधी मौला जो है सीधे सीधे ऊपर स्वर्ग सिधार जाते हैं, करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा एक इनके बारे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कट्टरता भी देखने को मिलती है, जो रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को। तो एक वर्ग के विश्वास को जो जीतने के लिए ये ऐसा इनके द्वारा काम किया जा रहा है। बाकी और भी होते हैं, ठीक है, बाकी इतने कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सीधी मौला वाला हम देखेंगे। इसके अलावा एक और होता है मलिक छज्जू, ठीक है। मलिक छज्जू का जो विद्रोह है वो होता है, और इस विद्रोह को खत्म करता है अलाउद्दीन खिलजी। नाम तो सुना ही होगा, एंड अलाउद्दीन खिलजी इज अबाउट टू कम आफ्टर द जलाउद्दीन खिलजी। तो थोड़ा सा आएंगे लेकिन इसके बाद में आएंगे, करेक्ट है। तो ये इनके टाइम पर कुछ विद्रोह होते हैं। इसी के टाइम पर देखो मंगोलाइट्स बराबर आ रहे हैं। ये मंगोलाइट्स कोई और नहीं, मोगेम्बो, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था। मोगेम्बो जो है वो खुश हुआ है ना, मोगेम्बो जो है वो खुश तभी होगा जब वो आपका वो बार बार क्या हो रहा है, सॉरी,
ये मोगेम्बो जो है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है और ये मोगेम्बो जो है वो यहां पर भी आ जाएगा और इनके टाइम पर भी आपको ये अटैक्स देखने को मिलेंगे। कैसा होगा देखते हैं। जलालुद्दीन के टाइम पर यह होता है कि इंडिया में मंगोलाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। मंगोलाइट्स का आने का रास्ता आप सभी को पता है और वो यहां पर ही क्या करते हैं, बस जाते हैं। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द जलालुद्दीन खिलजी 2000 के आसपास जो है मंगोल जो है वो इंडिया पर आ जाते हैं या दिल्ली आ जाते हैं और दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट द इस्लाम। इस्लाम के रिलीजन्स को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके बाद इन्हें कहा जाएगा न्यू मुस्लिम्स या नवीन मुसलमान। करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। नवीन मुसलमान जो हैं, ऐसा मत सोचना कि भाई इंडिया के लोगों ने जो है वो मुस्लिम धर्म को अपना लिया है इसीलिए इनको नवीन मुस्लिम कहा जाएगा। वो इंडियन मुस्लिम्स कहे जाएंगे, नवीन मुस्लिम्स दैट इज रिलेटेड टू द मंगोलाइट्स। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? और इस तरीके से वो नवीन मुसलमान कहे गए। तो ये घटना इनके टाइम पर ये होती है और इसे आप दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से समझ सकते हैं। तो दिल्ली में आपने मंगोलपुरी इलाका शायद सुना होगा, ठीक है। और आई थिंक 309 नंबर की बस जाती थी, मुझे जैसा थोड़ा बहुत याद आ रहा है, ठीक है। कभी धुंधली धुंधली याद है वहां की, तो वहां से आप समझ सकते हैं, ठीक है। द मंगोलपुरी एरिया इज नथिंग बट दैट इज रिलेटेड टू द न्यू मुस्लिम्स एंड दिस न्यू मुस्लिम्स इज नथिंग बट रिलेटेड टू द जलालुद्दीन खिलजी। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? And he was the rulers during the time of these rulers, ठीक है। We will observe the attacks in the South India। अभी तक आप देखेंगे कि इंडिया में, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, दिल्ली सल्तनत यहां पर बन रही है। तो दिल्ली सल्तनत इज गोइंग टू स्टेबलाइज बाय द स्लेव्स, ठीक है। और स्लेव के बाद हम देखते हैं द एम्पायर इज गोइंग टू, देखो हमने लाहौर देखा, लाहौर के बाद हमने दिल्ली देखा, दिल्ली धीरे 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 बढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले बढ़ेगा तो कहां बढ़ेगा, नॉर्थ में ही बढ़ेगा। लेकिन इनके टाइम पर अब जो है वो आप बढ़ते हुए अब कहां की ओर जाएंगे, अब जो है वो सेकंड दक्षिण की ओर जाएंगे और साउथ की ओर कैंपेन करेंगे। और साउथ की ओर हम सबसे पहले कहां चलेंगे, देवगिरी। तो ये देवगिरी याद रख लेना, बहुत बार हम जाएंगे यहां पर, ठीक है। और इसी समय दिल्ली के शासकों के आक्रमण दक्षिण भारत में हुए। तो ड्यूरिंग दिस टाइम्स, ठीक है, वी आर एंटरिंग इन द पार्ट ऑफ द साउथ। नाम है जलालुद्दीन खिलजी। देखिए, तो यहां पर सेनापति का नाम याद नहीं रखा जाता है, यहां पर कोई एक इन्वेडर्स तो जाएगा, इन्वेडर्स का नाम है अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन रूलर्स कौन है, आपका जलालुद्दीन खिलजी। इतिहास हमेशा जो है, तो हम चलते हैं सबसे पहले आक्रमण करने, कहां, वो है देवगिरी। और देवगिरी दैट इज अ पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के दौलताबाद को कहा जाता है। तो या दौलताबाद कह लीजिए या देवगिरी कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। कौन मिलेगा हमें वहां पर, वहां पर हमें देखने को मिलेंगे रामचंद्र देव। द रामचंद्र देव दैट वाज द रूलर ऑफ द देवगिरी। और यहां पर अटैक कौन करता है, यहां पर अटैक करता है वो है कड़ा का सूबेदार जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। नाम तो सुना ही होगा। हाँ, मैं वहां से गुजरता था तो वो नंबर्स मुझे याद हो गया था, ठीक है। 309 ऐसा कुछ था, ठीक है। तो 300 समथिंग था, अब वो समय था, वो तो कुछ कुछ चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अटैक करने जाएगा कहां पर, कड़ा, सॉरी, देवगिरी में। और ये कड़ा के सूबेदार होते हैं, इन्हें कड़ा का सूबेदार तब बनाया जाता है जब ये ताजुद जो आपका जो विद्रोह होता है आपका मलिक छज्जू का जो विद्रोह हमने अभी देखा है, उस मलिक छज्जू के विद्रोह को खत्म करने के बदले इन्हें क्या दिया जाता है, एक अवार्ड दिया जाता है और इन्हें एक सूबेदार बना दिया जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि कंगना रनौत को इनाम मिल चुका है। बीजेपी के पक्ष में कंगना रनौत ने कितना प्रचार किया है, ठीक है, और कितना बोला है, इस चीज का उन्हें इनाम मिल चुका है। आप लोगों ने समझ ही लिया होगा मैं क्या कहने वाला हूं, ठीक है। नेशनल अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। नेशनल अवार्ड्स में जो है कंगना रनौत को है फोर्थ, आई थिंक चौथा जो है नेशनल अवार्ड मिल गया है। तो सेम वैसे ही है कि इन्हें कड़ा का सूबेदार बना दिया गया, ठीक है, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। अब अलाउद्दीन खिलजी इज वेरी एम्बिशियस पर्सन, बहुत ज्यादा जो है महत्वाकांक्षी होगा और ये महत्वाकांक्षा उसको आगे चलकर जो है सल्तनत के सुल्तान की ओर ले जाएगी। ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। एंड इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन्स इन द दक्कन एरिया, या दक्कन के एरिया में, दक्षिण के एरिया में ये पहला मुस्लिम सफल आक्रमण होता है। और इस तरीके से हम देखेंगे कि ये पहला सक्सेसफुल अटैक हो चुका है।
अब देखिए तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है वो दक्षिण की ओर एंटर करेगी, ये कहानी हम सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। ऑलराइट, ये थोड़ा सा मैप आपके सामने है। स्लेव डायनेस्टीज ये लगभग लगभग यहां देखने को मिलेगा, करेक्ट है। और यहां पर हमें राजपूत देखने को मिलेंगे। देखिए क्या हो रहा है कि राजपूत जो है वो भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, कहां के लिए, सत्ता के लिए, लेकिन वो अपने एरिया में है। और जैसे ही यहां पर पावर वीक होती है स्लेव में, वो क्या करते हैं, अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर देते हैं। अदरवाइज ये कुटे पिटे जाते हैं। वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि भाई जो भी रूलर आता है दिल्ली सल्तनत वाला, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर एक्सपेंशन करेगा। अभी हम देखेंगे पद्मावती की कहानी, ठीक है, वो सब आप देखेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड द यादव, ठीक है, एंड द रूलर्स, ठीक है, दे आर रूलिंग इन द देवगिरी। देवगिरी इज नथिंग बट दैट इज दौलताबाद। वी विल फाइंड आउट, ठीक है। ये आपका खैबर दर्रा है, पेशावर है, गजनी, ये आपको सबको पता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ साउथ में डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी। देखिए काकती, ये आ गया ना वारंगल, और यहीं से आती हैं वो आपकी रुद्रमा देवी। तो रुद्रमा देवी के बारे में कल हम चर्चा जो कर रहे थे, तो वो रुद्रमा देवी जो है वो बाद में आती हैं, ठीक है, सुल्ताना के बाद, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर में मेरे सर के पीछे आपको देखने को मिल रहा है, होयसोल्स, ठीक है। तो ये होयसोल्स जो है वो आपको यहाँ दक्षिण में देखने को मिलेगा। तो हम अभी मलिक काफूर को देखेंगे, और मलिक काफूर जो है वो यहाँ पर कैंपेन करने आएगा, तब हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो दिस इज ए काइंड ऑफ द मैप्स, ठीक है। और एक मैप और पीछे छुप गया है, देखो। अब देखिए ये है आपका दिल्ली, ठीक है, ये मैंने आपको एनसीईआरटी से लिया है। और यहां से हम देखेंगे कैंपेन करते हुए जाएंगे। तो देखो ये है कड़ा। कड़ा जो है इलाहाबाद के पास में एरिया है। कड़ा मानिकपुर शायद आप लोगों ने सुना हो। जब आप कभी मध्य प्रदेश से आप यूपी की तरफ जाते हैं तो एक रेलवे लाइन पड़ती है, मानिकपुर रेलवे लाइन। और शंकरगढ़ दैट वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ द यूपी। और शंकरगढ़ के बाद जो है एमपी की सीमाएं लग जाती हैं। रेलवे ट्रैक की मैं बात कर रहा हूं। और वहां से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो मानिकपुर और कड़ा लगभग लगभग पास में, दैट इज अप्रोक्सीमेटली नियर बाय द इलाहाबाद। ओके, ठीक है, समझ में आया। तो ये कड़ा से ये पहला कैंपेन करते हैं, और एक कैंपेन करते हुए कहां पहुंचेंगे, देवगिरी। तो ये आपका एक फर्स्ट कैंपेन हो जाता है। ये 1296 के आसपास की बात होती है, करेक्ट है। इसके बाद ये क्या करते हैं, सत्ता हासिल कर लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सत्ता को हासिल कर लेंगे। और देवगिरी को आप समझ लीजिएगा कई बार ये आपका अटैक देखने को मिलेगा। तो एक तो फर्स्ट अटैक यहां पर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं, और अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, ठीक है, अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अपना पैसा जो है वो आपका बनाना चाहते हैं। और पैसा कैसे आएगा, पैसा लूट के द्वारा ही आएगा। और लूटने के लिए आपको जाना होगा दक्षिण, क्योंकि दक्षिण में आपका ज्यादा पैसा है। तो नॉर्थ वाला जो एरिया है दैट वाज अंडर द जलाउद्दीन खिलजी। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी कैंपेन करता है, बोला यार दक्षिण में चलते हैं और दक्षिण में लूट कर आएंगे, और लूटने के बाद हम क्या बनाएंगे, पैसा और मनी। इस मनी से वो क्या करने वाला है, देखिए मैंने आपको बेस्ट पहले ही बताया है, E इक्वल्स टू ई। ई इक्वल्स टू ई का कंसेप्ट बहुत ही बेसिक्स कंसेप्ट है। हमारे पास जेब में पैसा होगा तभी तो हम अपने एम्पायर का एक्सपेंशन कर पाएंगे। एंड अलाउद्दीन खिलजी इज वेरी एम्बिशियस रूलर्स, एंड ही इज ट्राई टू कैप्चर वेल्थ। पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने एम्पायर को बढ़ा सके। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया। और इसीलिए वो देवगिरी का रुख करता है, देवगिरी से पैसा लेता है, और देवगिरी से पैसा लेने के बाद क्या करता है, अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करता है, करेक्ट है। और जब वो अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेगा और यहां से पैसा लूट कर जो है वो वापस आ जाएगा कहां, कड़ा, ठीक है। लेकिन ये बात जो है वो जलाउद्दीन खिलजी को नहीं बताता है। लेकिन जलाउद्दीन खिलजी को खबर मिलती है, तो जलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि हम आपका स्वागत करने के लिए आएंगे। ये देखो ये दिल्ली से आ रहा है, ठीक है। और जब ये दिल्ली से आएंगे और यहां पर ये कड़ा में जो है वो आपका दैट मींस अलाउद्दीन खिलजी है। और अलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन खिलजी यहां मिलेंगे। जलाउद्दीन खिलजी के सिक्योरिटी गार्ड ने बोला था आपकी जान को खतरा है। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारा जो है रिलेटिव है, ये हमारा दामाद है, ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं है इससे, हम इसका दैट मीन्स ठीक है स्वागत करेंगे। और ये स्वागत करने के लिए जलाउद्दीन खिलजी यहाँ आते हैं, और ये दोनों गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जलाउद्दीन खिलजी को मार देता है। बोला तुमने भी तो सत्ता ऐसे ही हासिल की थी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी इज वेरी एम्बिशियस रूलर्स, एंड ही इज वेरी फेमस फॉर द मार्केट रिफॉर्म्स। और ये मार्केट रिफॉर्म्स क्या होते हैं और किस तरीके से काम करेंगे, आज के सेशन काल में कुछ ऐसे ही स्वागत
मतलब ऐसे ही शासन होने चाहिए, रूलर्स होने चाहिए, बट ही विल बी वेरी रिस्ट्रिक्ट रूलर्स, ठीक है। हाँ, स्वागत हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी सत्ता में आ जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी की कहानी को हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यदि मैं अभी शुरू कर दूंगा तो ये इस शासक के साथ बेइज्जती हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि इस शासक की बेइज्जती हो, क्योंकि ये अपने अपने खास दैट मीन्स कैंपेन के लिए जाने जाएंगे और अपने खास रिफॉर्म्स के लिए जाने जाएंगे। तो एक शासक का सम्मान करते हुए आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू हम डिस्कस करेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। बाकी की कैंपेन की ओर हम बढ़ेंगे और बाकी की कैंपेन जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और राइट्स, यहीं इसी मैप से हम इस कहानी को शुरुआत करेंगे और अलाउद्दीन खिलजी को डिटेल में जानेंगे। ओके, ऑल राइट्स, आज की सभा को हम समाप्त करते हैं। सर बुक्स बता दीजिए। देखिए, बुक्स जो है अभी हम जो है एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, और एनसीईआरटी जो है ओल्ड एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं। बाकी आप जो है विपिन चंद्रा, सतीश, जो ये वही वाली है, विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा और आपकी स्पेक्ट्रम्स, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला सेक्शंस यहां पर खत्म हो जाता है और बाकी को हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।